हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास देखिएगा, पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यह हिंदी का यह क्लास हम लोग करेंगे। टोटल इसमें 50 एमसीक्यू के प्रश्न देखेंगे जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए दोनों के लिए क्लास है। हिंदी के ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह क्लास आपको शाम 7 बजे यहाँ पे मिलेगी, ठीक ना। देखिएगा, आज का पहला क्लास है और पहली हम लोग प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें से पूछा है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आप बताइएगा इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ है, ई है, उ है, ओ है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा, अगर बात करते हैं मूल दीर्घ स्वर की, तो इसमें मूल दीर्घ स्वर होता कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखिएगा, मूल दीर्घ स्वर होता है आ, बड़ा ई होता है, ठीक ना, बड़ा ऊ होता है, यह होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, बड़ा री जो होता है हमारा, ठीक ना, बड़ा री आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो होता है हमारा, ये मूल दीर्घ स्वर होता है। अगर बात करते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, तो यह ध्यान रखिएगा, ओ जो है हमारा एक संयुक्त स्वर है, ठीक ना। यह संयुक्त संयुक्त स्वर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ए होता है, अ होता है, ओ होता है और अ होता है। यह जो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर यह हम बता चुके हैं। इसमें से देखिएगा, यह मूल दीर्घ स्वर है, ए भी मूल दीर्घ स्वर, ए भी मूल। इसमें से संयुक्त स्वर जो हमारा, यह ऑप्शन डी सही होगा। अगर बात करते हैं मूल स्वर की, ठीक ना, आप ध्यान रखिएगा, मूल स्वर की बात करते हैं तो मूल स्वर में क्या आता है, अ आता है, ध्यान रखिएगा, छोटी ई आती है और छोटा ऊ आता है और छोटा री आता है। इसको ध्यान रखिएगा, छोटा री भी आता है। तो ये जो हमारा मूल दीर्घ होता है और इसकी संख्या 4 होती है मूल दीर्घ की, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बताइएगा, इसमें से चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 10 होती हैं, 12 होती हैं, 16 होती हैं, 25 होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, चौपाई जो होता है यह एक सम मात्रिक छंद होता है, ठीक ना। इसमें सम मात्रिक, याद रखना, सम मात्रिक छंद होता है। इसमें सभी मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें जो 16 मात्राएं होती हैं, इसको ध्यान रखना, इसमें 16 मात्राएं होती है, एक सम मात्रिक छंद होता है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की और 10 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनियाँ की बात करते हैं तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें होता है स्वर, ठीक ना, स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन, ठीक ना, व्यंजन, ये भी ध्यान रखिएगा, व्यंजन जो होता है 52। यह सभी हम लोग आगे करेंगे। यह दोनों को मिलाकर याद रखना, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टोटल जो होते हैं हमारे, कितने वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक ना। व्यंजन अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो यहाँ पे व्यंजन जो होता है हमारा सिर्फ वह 41 होता है। ध्यान रखिएगा, व्यंजन जो होता है हमारा 41 होता है। एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहीं से और प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है, कितनी होता है तो 4 होता है। उष्म व्यंजन पूछा जाता है, उष्म व्यंजन जो होता है ये भी 4 होता है। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन पूछ लिया जाता है, उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन जो होता है हमारा 2 होता है। इसके बारे में हम लोग सभी आगे अभी करेंगे, ठीक ना। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा इसमें से मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 9 प्रकार के। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मात्रा के आधार पर स्वर पूछा जाता है तो वह होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन, ह्रस्व स्वर होता है, उसके बाद दीर्घ स्वर होता है, ठीक ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होता है। यह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद की बात करते हैं, इसमें से छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करते हैं छंद की बात करते हैं तो छंद जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है पहला, देखिएगा, मात्रिक छंद होता है, याद रखना, मात्रिक मात्रिक छंद होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, वार्णिक छंद होता है, ठीक ना, वार्णिक छंद होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा क्या होता है हमारा, प्लुत स्वर होता है, याद रखना, प्लुत स्वर होता है। यह हमारा होता है ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक ना, यह ऑप्शन बी सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के और 9 प्रकार के। तो समास आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मुख्य रूप से समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यह जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। एग्जाम में ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से
ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। ये इसका उच्चारण किससे होता है? यह आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? तो देखिएगा, अगर बात करते हैं इसका उच्चारण स्थान, ठीक ना, इसका उच्चारण स्थान और य और स, यह जो होता है हमारा, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, ठीक ना। यह वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य से होता है। मूर्धन्य से प्रश्न पूछा जाता है, तो मूर्धन्य से जो होता है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा, री जो होता है, री और क्या होता है? ट वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। और उसके बाद र जो होता है और मूर्धन्य स होता है। यह जो इसका उच्चारण होता है हमारा, मूर्धन्य से होता है। ओष्ठ से जो होता है उसका उच्चारण आप ध्यान रखिएगा, उ होता है और उ होता है। और क्या होता है हमारा, इसमें से प वर्ग होता है, ठीक ना, प वर्ग। यह सभी हमारे ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। कंठ से उच्चारण होते हैं हमारे, अ होता है, आ होता है और आ और क वर्ग, ठीक ना, क वर्ग। यह सभी हमारे क्या होते हैं? यह और उसके बाद ह, यह ध्यान रखिएगा, यह कंठ से उच्चारण होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, बी ऑप्शन सही है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जो इसका उच्चारण स्थान जो है स्वतंत्र रूप से होता है और वह व्यंजन के रूप में सहायक होता है, तो वो हम कहते हैं उसको स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें से बताइएगा, एक दीर्घ स्वर नहीं है। ई है, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए, इसमें से दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें जो दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, ई जो है हमारा मूल स्वर है, ठीक ना, यह याद रखना, मूल स्वर है, यह दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर में हमारा ए आ जाते हैं, अ आता है, ये अ आता है, यह सभी हमारा दीर्घ स्वर में आता है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? इसमें से अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होता है, याद रखना, य, र, ल और व। यह जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें व हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44 हैं, 48 हैं, 52 है और 56 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे, तो देखिएगा, अगर बात करते हैं तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। व्यंजन, ठीक ना, व्यंजन जो होते हैं यह 41 होते हैं। तो इन सभी को जोड़कर हमारा कितना हो जाता है? 52 होता है। अब एक एक करके हम लोग सभी को जान लेते हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं एक एक करके यहाँ पे, तो 41 जो व्यंजन होता है, इसमें से एक एक करके 41 व्यंजन में से कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा, देखिए पहले मूल स्वर जो होता है, सॉरी मूल व्यंजन जो होता है, मूल व्यंजन यह हमारा 33 होता है, ठीक है ना, मूल व्यंजन 33 होता है। अयोग वाह, अयोग वाह जो होता है यह हमारा 2 होता है, ठीक है ना, अयोग वाह 2 होता है। उसके बाद देखिएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो होता है वह हमारा 4 होता है। यह 4 होते हैं, इसके मिला के उसके बाद हमारा आता है उच्छिप्त व्यंजन। याद ना, उच्छिप्त व्यंजन को हम 2 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड़ और ढ, यह जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। तो इनको जब जोड़ा जाता है तो इसकी संख्या हो जाती है 52। इसकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन अभी बता चुके हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यह स और ह, यह जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से य र लव को कौन सा व्यंजन कहते हैं? य र लव को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अभी हम बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और इसमें से अंतस्थ व्यंजन हमारा सही है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो इसमें से बताइएगा, ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा जाता है, ह है, ल है, म है और ज। तो ऊष्म व्यंजन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऐसे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऊष्म व्यंजन जो है ह है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से बताइए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, द्वित्व ध्वनियाँ की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे युग्मक इसे कहा जाता है, ठीक ना, युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे में शब्द होता है पक्का, ठीक, जैसे में शब्द होता है पक्का होता है, कच्चा होता है, ठीक ना, पक्का कच्चा होता है, अक्षुण होता है, ठीक ना, अक्षुण अक्षुण होता है। यह जो हमारे शब्द होते हैं युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दिक्कत लिखा जाता है, दिक्कत में याद ना, आधा क और पूरा क होता है दिक्कत। तो यह एक ही जो ध्वनियाँ होती है, इसको द्वित्व हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट बताइएगा,
अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। तो अनुस्वार की बात करते हैं तो वह जो काम करता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो ये पंचम वर्ण का काम करता है, ठीक ना। जैसे जो पंचम वर्ण होता है हमारा अनुस्वार, याद रखना, अनुस्वार अनुस्वार जो होता है हमारा किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी रहती है, ठीक ना, आप ध्यान रखिएगा, किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी रहती है तो यह किसका काम करता है? पंचम वर्ण जो होता है उसका काम करता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यही जो अनुस्वार होता है और विसर्ग जो होता है, याद रखना विसर्ग, यह क्या होते हैं? अयोग वाव होते हैं, ठीक ना, अयोग वाव होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिएगा बात करते हैं, ए अय वर्ण नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो देखिएगा ये ए और अय जो वर्ण है ये हमारा कंठ तालव्य कहलाते हैं। यह क्यों कहलाते हैं? देखिएगा अ प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं, अ प्लस बड़ा ई मिलकर अय बनाते हैं। तो जो इसमें हमारा अ है यह कंठ है, याद ना, यह हमारा कंठ है, और ई जो है हमारा ध्यान रखिएगा यह तालव्य है, ठीक ना, यह तालव्य है। एग्जाम में सभी प्रश्न पूछा जाता है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आप ध्यान रखिए, उससे हम कहते हैं वर्ण। इसे वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, याद रखना, अक्षर भी कहते हैं। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर दांतों पर जीभ लगाने से होता है उससे क्या कहते हैं? तो ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है तो उसे क्या कहते हैं? दंत कहते हैं, नासिक के कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं और अनुस्वार कहते हैं। तो यह बातें आप ध्यान रखिएगा कि उससे हम कहते हैं दंत, ठीक ना। दंत जो व्यंजन होते हैं इसका जब हम ऊपर के दांतों पर जीभ लगाते हैं तो उसका उच्चारण होता है, जैसे त, थ, याद ना, द, ध, न, ल और स, यह जो होता है हमारा यह दंत व्यंजन होते हैं। देखिएगा इसका उच्चारण जब करेंगे तो इसका जो उच्चारण करेंगे तो हमारा जीभ जो है वह ऊपर के दांतों में लगती है, ठीक ना, यह बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग से, अनुप्रयोग से, प्रयोग से और सदुपयोग से। तो देखिएगा कोई वस्तु है उसको मतलब वो बेकार पड़ी है, जब उसको हम अगर किसी व्यवहार में लाते हैं, उसको हम व्यवहार में किस वस्तु को लाते हैं तो उसको हम कहते हैं उपयोग, ठीक ना, उसका उपयोग हो गया, तो ये हम कहते हैं उपयोग, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसमें से पूछा है अशुद्धि नहीं है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर बात करते हैं तो यह अशुद्धि नहीं है। आरोग्य की बात करते हैं तो आरोग्य जो लिखा जाता है इस तरह लिखा जाए, आरोग्य, आरोग्य लिखा जाता है, ठीक ना, आरोग्य आधा ग होगा। उसके बाद ईसाई की बात करते हैं तो इसमें बड़ा ई होगा, ईसाई इस तरह लिखा जाता है। इसमें देखिएगा जो औत्सुक्य लिखा जाता है तो यह औत्सुक्य लिखा जाता है, ठीक ना, औत्सुक्य लिखा जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यही हमारा अशुद्धि नहीं है इसमें। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? बताइएगा, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय और अनीय प्रत्यय। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वह हमारा कहलाता है तद्धित प्रत्यय, ठीक ना, क्या कहलाता है? तद्धित, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द मिलकर बनता है या जुड़कर बनता है तो उससे नया शब्द बन जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। जैसे में देखिएगा मानव, ठीक ना, मानव, अगर मानव में हम ता जोड़ देते हैं तो यह क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है, तो मानवता बन जाता है, ठीक ना, मानवता बन जाता है। उसी तरह कृदंत प्रत्यय की बात करते हैं तो कृदंत प्रत्यय में एक क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय जो होता है यह क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है। जैसे में आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लिखा जाता है, इसमें हम अगर ना जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है पढ़ना, क्या हो जाता है? पढ़ना हो जाता है, तो यह हमारा कृदंत प्रत्यय में आता है। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से जिस समास में
पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यह बातें ध्यान किया, जिसका पद जो पूर्व पद होगा, पहला पद होगा, वह गौड़ होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, वह कौन सा समास होता है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। द्वंद्व समास बात करते हैं सबसे पहले। तो द्वंद्व समास में इसके जो दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं। याद रखना, इसमें दोनों जो पद होते हैं वह प्रधान होते हैं। उसके बाद बहुब्रीहि में बात करते हैं तो इसके जो दोनों पद होते हैं इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, इसमें अन्य अर्थ निकल कर आता है, ठीक ना, अन्य अर्थ निकल कर आता है जो बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद देखिएगा द्विगु समास की बात करते हैं तो इसमें पहला जो होता है, पहला पद जो होता है, याद रखना पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक ना, संख्यावाची होता है। और जो तत्पुरुष समास होता है यह हमारा, इसका पहला पद जो होता है गौड़ होता है और उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा इसमें से जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइएगा जो संज्ञा सर्वनाम जो संज्ञा सॉरी यहाँ से जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, संबंधनात्मक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिएगा जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, ठीक ना, उसे हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जैसे में देखिएगा, जैसे में जो कोई, याद रखना यह, याद रखना जो कोई, उसे संयुक्त सर्वनाम, यह जो हमारा एक शब्द बन जाता है, जो कोई, जो कुछ, ठीक ना, जो कुछ, यह एक शब्द बन जाता है। उसी तरह सब कुछ, उसी तरह सब कुछ, यह एक शब्द बन जाता है। उसके बाद देखिएगा कोई न कोई, याद रखना कोई न कोई, याद रखना कोई न कोई, यह हमारा एक शब्द बन जाता है। तो यह जो हमारा कहलाता है संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट बताइएगा इसमें से जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को यहाँ पे व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। इसमें से बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है, द्विकर्मक कहलाता है, प्रेरणार्थक कहलाता है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा, उससे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक ना। जैसे में देखिएगा राम खाना, याद है राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो इसमें जो आप ध्यान रखिएगा राम खाना खाता है, जो खाना है, याद है ना, खाना जो है कर्म है, ठीक ना, यह याद रखना कर्म है। यहाँ पे यह राम को छोड़कर, यह कर्ता को छोड़कर यह इसका फल खाना पे पड़ रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट बताइएगा इसमें से जिन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। देव है, देवी है, दैवीय और देवता। संबंधवाची सर्वनाम की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि देव जो शब्द है, याद रखना इसमें से देव शब्द, इसमें ऑप्शन जो हमारा सी से होगा। इसमें ध्यान रखिएगा देव जो शब्द है इसमें क्या होता है कि ईय प्रत्यय जुड़ा है, ठीक ना, ईय प्रत्यय जुड़कर यह बनाता है देवीय। तो जो ऐसे शब्द आते हैं वह बनाता है हमारा संबंधवाची, इसमें संबंधवाची सर्वनाम बनाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताइएगा इसमें से क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें से क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं, काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, वाच्य कहते हैं। देखिएगा क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। वर्तमान काल, जैसे देखिएगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये होते हैं ना, तो उसी तरह हमारा यह काल उससे कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा इसमें से भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। बताइएगा भाववाचक संज्ञा है वह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और 6 प्रकार के। इसमें से ध्यान रखिएगा यह जो बनती है 5 प्रकार के, इसमें कौन कौन होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है पहला जातिवाचक, याद रखना जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा सर्वनाम होता है, दूसरा क्या सर्वनाम होता है। तीसरा क्या हमारा, ध्यान रखिएगा विशेषण होता है, ठीक ना, तीसरा क्या होता है विशेषण होता है। उसके बाद चौथा क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा क्रिया होता है, क्रिया। पांचवा क्या होता है, पांचवा अव्यय होता है, ठीक ना, अव्यय। यह जो हमारे 5 होते हैं भाववाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, ठीक ना।
अस्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो क से लेकर, याद रखना, क से लेकर म तक, याद रखना, क से लेकर म तक, यहाँ तक जो हमारी संख्या होती है, याद रखना, ये क ख ग घ अंग, इस तरह जो संख्या हमारी म तक जाती है, यह हमारी टोटल संख्या होती है 25, ठीक ना। यह अस्पर्श संख्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये 3 होते हैं, ठीक ना। यह इसमें पहला क्या होता है हमारा? ऋण, याद है ना, ऋण होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा यौगिक होता है, दूसरा यौगिक होता है। तीसरा क्या होता है? यह योग ऋण होता है, ठीक ना, योग ऋण। यह हमारा होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। अयोगवाह कौन होते हैं? विसर्ग होता है, महाप्राण होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, अल्प प्राण होता है। तो अयोगवाह हम बता चुके हैं कि अनुस्वार होता है, ठीक ना, अनुस्वार होता है। अनुस्वार जो इस तरह हमारी बिंदी लगी थी ऊपर, विसर्ग होता है, ठीक ना, विसर्ग। विसर्ग जो होता है यह हमारा क्या होता है? यह हमारा अयोगवाह होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान बताइएगा? ई स्वर का सही उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? देखिएगा, कंठ दिया है, तालु दिया है, ओष्ठ दिया है, मूर्धा दिया है, इसमें से आपको बताना है। देखिएगा, अगर बात करते हैं कंठ में क्या होता है, कंठ में हमारा अ आ जाता है, क वर्ग आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं। अगर बात करते हैं ई की, तो ई जो हमारा आता है तालु में आता है, ठीक ना। इसमें छोटा ई, बड़ा ई और य और स, यह हमारा किस में आता है? यह ध्यान रखिएगा तालु में आता है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य से, वत्स से, कंठ से और दंत से। इसमें से बताएगा जो ल है, ल व्यंजन, इसका आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह किसको किस में रखा जाता है? तो वत्स, इसमें हम कहते हैं वत्स, ठीक ना, वत्स में रखा जाता है। वत्स होता क्या है कि जो, देखिएगा, वत्स में होता क्या है कि जो जीभ होती है, जीभ को मसूड़ों पर रख कर उच्चारण किया जाता है। जीभ को क्या करते हैं? मसूड़े पर रख कर उच्चारण करते हैं। जैसे ल, याद है ना, जैसे ल हम करते हैं तो यह जीभ के साथ हम, जीभ जो होती है मसूड़ों पर रख कर हम उच्चारण करते हैं, तो यह होता है। इसमें और जो आते हैं हमारा, देखिए, ल आता है, और कौन आता है? र आता है, स आता है, स और न आता है। यह जो हमारे आते हैं ये सभी वत्स व्यंजन होते हैं। एग्जाम में ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, छ वर्ण, ये छतरी वाला छ है, आपको बताना है वर्ण किसके योग से बना है। आपको ध्यान रखना है, छतरी वाला छ आपको बताना है किसके वो योग से बना है। देखिए, यहाँ पे तो दो ही मतलब दो वर्ण को अलग अलग किया है। इस तरह भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, क आधा होगा, स आधा होगा, प्लस अ, इस तरह मिलाकर भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक ना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत कौन सा नहीं है उच्चारण की दृष्टि से? तो इसमें आप बताइएगा, देखिएगा, त है, न है, द है और ट है, इसमें से दंत नहीं है। दंत कौन सा नहीं है? तो ये हमारा ट, ट जो है हमारा यह मूर्धन्य है, ठीक ना, यह याद ना मूर्धन्य व्यंजन होता है ट। यह त है, न है, द, ये हमारे सभी दंत होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह आपको ध्यान रखना है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है, छ के बाद आता है, त्र के बाद आता है, अज्ञ के बाद आता है। इसमें ध्यान रखिएगा, यह जो आता है हमारा क के बाद आता है, ठीक ना, क के बाद आता है। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आप बताइएगा किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल में, ब में, ध में और ख में। इसमें से ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह अगर बात यहाँ से पूछा है कि ओठ को पूरी तरह काट दिया जाए, नीचे के ओठ को पूरी तरह काट दिया जाए, तो उसमें कठिनाई होगी ब को उच्चारण करने में। यह क्या होता है कि द्वि ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, ठीक ना, द्वि ओष्ठ से उच्चारण होते हैं ब, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट बताइएगा, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? देखिए, अगर बात करते हैं अघोष व्यंजन की, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में क्या होता है कि इसका पहला, याद ना, पहला वर्ण
जो वर्गीय व्यंजन होता है, याद रखना वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक ना, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है हमारा अघोष होता है। और क्या होता है इसमें बड़ा वाला स, मूर्धन्य स और छोटा वाला स, यह सभी हमारे क्या होते हैं अघोष होते हैं। वहीं आपसे सघोष पूछा जाता है, ठीक ना, यहीं आपसे सघोष पूछा जाता है। तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन के, वो हमारे सघोष होते हैं। और क्या आता है इसमें, इसमें सघोष व्यंजन में आता है, देखिएगा य, र, ल, व और ह जो होता है ये हमारे सघोष में आ जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इसमें देखिएगा व और ह जो है हमारा सघोष है, ठीक ना। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा से होगा, इसमें से ऑप्शन आपको बताना है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें से बताएगा। देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो ऑप्शन से होगा हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, डी ऑप्शन अघोष है। इसमें जो हमारा देखिएगा स ये तीनों हमारे स जो आते हैं यह अघोष में आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो जिह्वा जो है हमारी तालु से नहीं टकराती है, च है, य है, घ है और स है। तो इसमें से तालु से नहीं टकराती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वो हमारा घ जो है हमारा ये कंठ है, याद रखना घ जो है हमारा कंठ है, कंठ से उच्चारण होता है। च, य और स यह हमारा तालु से उच्चारण होते हैं। चलेगा नेक्स्ट बताइएगा, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हम बता चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन य और व, इसमें अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट बताइएगा, न व्यंजन का उच्चारण स्थान आपसे प्रश्न पूछा है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिक से, वत्स और नासिक से, ओष्ठ और नासिक से और कंठ और नासिक से। तो हम बता चुके हैं पीछे अभी कि वत्स और नासिक से होता है, ठीक ना, वत्स और नासिक से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर नहीं है। वृत्तमुखी स्वर नहीं है, देखिएगा वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं होता है और कौन होता है। तो देखिएगा इसमें से पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा आ जो है यह वृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखिए वृत्त मतलब क्या कि जिसका मुख जब हम उच्चारण करते, जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख हमारा गोल बन जाता है, तो वो हमारा वृत्तमुखी स्वर होता है। और जो हमारा उच्चारण करने में मुख ज़्यादा फैलता है तो वो हमारा अवृत्तमुखी स्वर होता है, ठीक ना। जैसे में देखिएगा वृत्तमुखी की बात करते हैं, इसमें आता है हमारा ऊ आता है, ध्यान रखिएगा बड़ा ऊ आता है। और क्या आता है उसके बाद देखिएगा ओ आता है और औ आता है। यह जो हमारा आते हैं सभी यह हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं। उसके बाद आवृत्त की बात करते हैं, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी की बात करते हैं। इसमें कौन आता है, इसमें अ आ जाता है, आ आता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा ई आता है, बड़ा ई आता है, ए आता है, अय आता है। यह जो हमारे सभी आते हैं आवृत्तमुखी में आते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलेगा, किस क्रम में पश्च स्वर होता है। किस क्रम में पश्च स्वर किस में होता है। देखिएगा उच्चारण, जिह्वा के उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो यह 3 भाग में बांटा गया है। इसको देखिएगा, इसमें से पूछा है कि पश्च स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले पश्च स्वर लिखते हैं। देखिएगा पश्च स्वर कौन कौन होते हैं, आ होता है, ठीक ना, आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, और क्या होता है हमारा इसमें से ओ होता है, औ होता है और आंग, यह जो होता है हमारा पश्च स्वर में आते हैं। वहीं पूछ लिया जाता है अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है, अग्रस्वर में ध्यान रखिएगा इसमें से ध्यान रखिएगा इसमें बड़ा छोटे ई आता है, बड़ा ई आता है, अय आता है, अय आता है। उसके बाद मध्य स्वर, मध्य में स्वर पूछा जाता है, मध्य स्वर पूछा जाता है। तो मध्य स्वर में कौन होता है, अ आता है, ठीक ना। यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, इसमें से पूछा है। तो इसमें जो पश्च स्वर होगा इसमें ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, पश्च स्वर पूछा है। नेक्स्ट बताइएगा, छत्र अज्ञ, छत्र अज्ञ इसमें क्या है, मूल स्वर है, अनुस्वार है, संयुक्त स्वर है और संयुक्त व्यंजन है। इसमें से ध्यान रखिएगा छत्र अज्ञ की बात करते हैं और स्र भी होता है। तो इसमें बताइएगा कौन होते हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा संयुक्त स्वर, छत्र अज्ञ और स्र जो होता है हमारा यह संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक ना, यह सभी हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है, तो च वर्ग को, ठीक ना, च वर्ग में जैसे च हुआ, छ हुआ, ज हुआ और झ, यह हमारे क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बताइएगा इसमें से
किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ट है, ठ है, ल है और च है। तो किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें ध्यान रखिए, पार्श्विक व्यंजन हम कहते हैं ल को, ठीक ना। पार्श्विक व्यंजन हम ल को कहते हैं। और लुंठित पूछा जाता है, एक लुंठित लुंठित व्यंजन पूछा जाता है, तो लुंठित हम कहते हैं र को। तो यह आप बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। च है, घ है, स है, य। तो तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है? तो अभी हम बता चुके हैं कि घ जो हमारा कंठ से उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उससे कहते हैं, बताइएगा। जिसमें मुख सबसे कम खुलता है उससे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं, पश्च स्वर, अग्र स्वर। तो अभी हम बता चुके हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर तो अभी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे कम खुलता है तो वह समृद्ध स्वर होता है, ठीक ना। समृद्ध स्वर कौन कौन होते हैं? इसमें ई आता है, बड़ा ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, यह हमारा समृद्ध स्वर होता है। विवृत स्वर की बात करते हैं, इसमें आ जाता है, इसमें ज़्यादा मुंह खुलता है, यह विवृत स्वर होता है। तो इसमें आपसे प्रश्न ये सब बातें ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा बताइएगा, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है। तो पुरोधा शब्द की अगर संधि विच्छेद करते हैं, देखिएगा इसका बनता है पुरः, याद रखना, पुरः प्लस धा बनता है, पुरः प्लस धा बनता है। जिसमें से, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पुरः इसमें संधि पूछा है, जिसमें से उत्व, याद रखना, उत्व विसर्ग संधि होगी, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि होगी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, और यह ऑप्शन हमारा डी से हुआ। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, इसमें से किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? इसमें से बताइएगा, यण की बात करते हैं तो इसमें से किसमें से यण संधि नहीं है? देखिएगा बात करते हैं यण संधि की, तो यह देखिएगा ऑप्शन ए जो है, इसमें सभी जो वर्ण हैं, शब्द हैं, इसमें हमारा यण संधि है। सी की बात करते हैं तो मात्रांद, नद प्रणम, दिव्यांगम, ये सभी जो है हमारा इसमें यण संधि है। डी ऑप्शन में भी हमारी यण संधि है। बी की बात करते हैं तो यह पितृनुमति और यद्यपि, यह हमारे जो है इसमें सभी में यण संधि है, लेकिन षडानन में आपको ध्यान रखना है यह व्यंजन संधि है, ठीक ना, यह व्यंजन संधि है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। यहाँ पे रहित शब्द पूछा है, रहित तो यहाँ पे शब्द लगाकर पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह आज के लिए हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन देखे। आप बताइएगा यह प्रश्न आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।